Yes guys, now let us start with the marathon revision session of Accounting Standard 19, Accounting for Leases. It's a very important topic from the exam point of view. Almost every attempt में एक question इस topic से आता ही है, right? और else alternative attempt में तो आता ही है. जब recent जो अभी May 24 attempt हुआ था उसमें also we had a 7 mark question on lease. तो जनरली अभी तक वी यूज टू हैव 5 मार्क बट अभी 7 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आया है. सो अकाउंटिंग फॉर लीज इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एंटरप्राइजेस. सभी एंटरप्राइज को ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है. तो चलिए क्विकली हम एक रिकैप करेंगे इस पूरे स्टैंडर्ड का, राइट? इसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, क्या जर्नल एंट्रीज है. वी आर गोइंग टू रिकैप द एंटायर टॉपिक. तो सबसे पहले सर ये लीज होता क्या है? तो आई वुड से लीज इज एन अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेयर फर्स्ट पार्टी इज कॉल्ड एज द लेसर एंड द सेकेंड पार्टी इज कॉल्ड एज द लेसी. तो ये जो लेसर होता है ना सर, ये लेसी को एक राइट कन्वे करता है. किस चीज का राइट कन्वे करता है? टू यूज द एसेट. वो बोलता है लेसर लेसी को कि देख बेटा ये मेरा एसेट है, करेक्ट, तू इसको यूज कर, करेक्ट, मैं तेरे को अधिकार दे रहा हूं, मैं तुझे राइट दे रहा हूं. एंड अगेंस्ट दैट राइट द लेसी हैज टू पे अ कंपेंसेशन विच इज कॉल्ड एज लीज रेंटल्स. So this lease rental logically for the lessor is an income and for the lessee it's an expenditure, but it depends upon what is the type of lease. So when I talk about a lease transaction, दो टाइप का लीज आता है. एक है आपका फिनेंस लीज एंड द अदर वन इज ऑपरेटिंग लीज. स्टैंडर्ड ने ऑपरेटिंग लीज के ऊपर कुछ खास ज़्यादा इतना फोकस नहीं किया. उसने सीधा सीधा बोल दिया एन ऑपरेटिंग लीज इज अ लीज अदर देन फिनेंस लीज. मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिटरमाइन दैट वेदर इट इज अ फिनेंस लीज और नॉट. तो उसने फिनेंस लीज के ऊपर फोकस ज़्यादा किया है. एंड इवन अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूँ एंड इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल वेटेज ऑफ द चैप्टर, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपको आने वाले हैं वो फिनेंस लीज से ही आते हैं और यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है. ऑपरेटिंग लीज तो सर बहुत ही ज़्यादा ईजी है. तो हम तो दोनों कवर करने वाले हैं, राइट? तो सबसे पहले जो फिनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज है इसका डिफरेंशिएशन कैसे समझना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क. तो व्हेन आई टॉक अबाउट फिनेंस लीज, यहां पर आई वुड से ये सिर्फ नाम के लिए एक लीज है. इट इज एक्चुअली अ फिनेंशियल अरेंजमेंट जहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए कुछ फिनेंशियल अरेंजमेंट्स कर रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, सर मुझे गाड़ी खरीदनी है बट मेरे जेब में पैसे नहीं है. तो आप क्या करते हो? सर हम बैंक के पास जाते हैं और लोन लेते हैं, करेक्ट, और उस लोन के पैसों से हम गाड़ी खरीदते हैं एंड वी पे द बैंक लोन इन इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, जनरली EMIs, equitable monthly installments. So when I talk about a finance lease, it is no different than a financial arrangement that you take it from a bank. The only difference is here you are going to directly get the right to use the asset. बैंक में क्या हो रहा था? आपको पैसे मिल रहे थे, वो पैसे आप जाके अपने वेंडर को दे रहे थे और वहाँ से गाड़ी खरीद रहे थे. यहाँ पे आपको सीधी सीधी गाड़ी दी जाएगी. You will be directly given the car and you will be told to use the car, and against that you have to pay lease rentals. So these lease rentals that you are going to pay under a finance lease is no different from the EMI that you pay to the bank. क्योंकि सर यहाँ पे ना आप लीज रेंटल दे रहे हो बट लॉजिकली यू आर पेइंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट. बिकॉज देखिए सर, आज एक लेसर ने 10 लाख रुपए की गाड़ी परचेज करके आपको दी है और बोला 5 साल 8 साल इसको यूज़ करो. तो सर सीधी बात है, वो कोई चैरिटी तो करने बैठा नहीं है कि आपसे पूरा 10 लाख ही रिकवर करेगा. सर वो आपसे 10 लाख तो रिकवर करेगा प्लस उसके ऊपर से वो इंटरेस्ट भी रिकवर करेगा, विच इज़ नथिंग बट IRR, राइट? वो अपना IRR रिकवर करेगा. तो अगर उसको इस पर्टिकुलर डील से 10% कमाना है तो वो क्या करेगा मालूम है? ओवर अ पीरियड ऑफ 8 years ही विल रिकवर फ्रॉम यू कैश फ्लोज in the name of 10 lakh principal and 10% interest. So when you actually account for the lease rental, it is as good as accounting for a EMI which is divided into 2 parts, जो हम आगे देखेंगे, principal and interest, correct? तो सबसे पहले how to determine that exactly in my lease arrangement it is a financial lease or a finance lease. तो sir for that
फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट यू नो, ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड. अगर आपकी लीज अरेंजमेंट में एसेट का रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आपको ट्रांसफर होता है एज अ लेसी, मीन्स यू हैव द एंटायर राइट टू यूज द एसेट एज यू वांट. आप उसको जैसे चाहिए वैसे यूज कर सकते हो. आप एसेट को कंट्रोल कर रहे हो, करेक्ट. यू विल ऑब्टेन ऑल द बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट. द लेसर हैज गॉट नथिंग टू डू. लेसर ने एसेट दे दिया, बस बात खत्म हो गई सर. सो इन दैट केस आई कैन से दैट द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड. तो सारे एसेट्स के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कंट्रोल एसेट को आप करोगे, करेक्ट. अगर एसेट में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको ही टेक केयर करना है, बिकॉज रिस्क भी आपका है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, what you have to understand is there are 5 conditions, और स्टैंडर्ड बोलता है any one out of 5 conditions should be present in your lease arrangement. तो अगर ये 5 में से कंडीशंस आपके एक हाथ कंडीशन भी आपके लीज अरेंजमेंट में अवेलेबल है, देन इट विल बी टर्म्ड एज अ फाइनेंस लीज. बट अगर ये 5 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो सर इट विल बिकम व्हाट, ऑपरेटिंग लीज. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अपना जो एविएशन इंडस्ट्री है, राइट, आप कोई भी बड़े एयरलाइन कंपनी का नाम ले लो, एयर इंडिया बोल दो, आप इंडिगो बोल दो, आप स्पाइस जेट बोल दो. सर इन्होंने सब ने अपने मैक्सिमम फ्लाइट्स लीज पर लिए हुए हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करेंगे. वो लोग रैदर मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, बट दे विल नेवर ब्लॉक देयर कैपिटल. सर एक एयरक्राफ्ट लगभग 4,000 करोड़ की आती है, 3.5 से 4,000 करोड़. अकासा एयरलाइंस के पास 20 बोइंग 737 मैक्स है, एक 3,500 करोड़ का है. 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको लगता है उन्होंने किया है? सर नहीं, उन्होंने तो 700 करोड़ में कंपनी चालू कर दी. तो 70,000 करोड़ के फ्लाइट आए कहाँ से? फाइनेंस लीज. उन्होंने लीजिंग कंपनी से सारे फ्लाइट्स लीज पर लिए हैं. 20-20, 25-25 साल के लीज पर वो लोग लेते हैं, एंड वो लोग को ईयरली या मंथली जो लीज रेंटल है वो पे करना बेटर पड़ता है रादर देन इन्वेस्टिंग 70,000 करोड़ टुडे. उतना तो पैसा भी नहीं होगा प्रमोटर्स के पास. वन ऑफ द प्रमोटर वाज राकेश झुनझुनवाला ना, करेक्ट. तो उनके खुद के पास भी 70,000 करोड़ का वेल्थ नहीं होगा वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, राइट. सो द बिग जायंट्स दे डोंट यूज इन्वेस्ट सच ह्यूज अमाउंट्स in the fixed assets and they block it. They rather take it on lease. So what are the conditions? Sir, condition number 1 बोलता है the lease term substantially covers the life of the asset. The lease term substantially covers the life of the asset. मतलब सर अगर मेरे asset का life 10 साल है और आपने एक substantial period के लिए उसको lease पर दे दिया, right? मतलब सब्सटैंशियल कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, बट जनरल रूल है ग्रेटर देन 50%. मतलब अगर आपने 5 साल से ज्यादा टर्म के लिए लीज कर दिया एसेट को, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, अ फाइनेंस लीज. नाउ यू मे बी वंडरिंग, सर आपने बोला ये कंडीशन है, बट ये कंडीशन कौन चेक करेगा? मतलब लेसर देखेगा, लेसी देखेगा? सर लेसी क्यों देखेगा? ये लेसर देखेगा. लेसर हैज टू डिटरमाइन वेदर इट इज अ फाइनेंस लीज और एन ऑपरेटिंग लीज, एंड ही विल कन्वे दैट अकॉर्डिंग टू द लेसी कि देख बेटा ये एक फाइनेंस लीज है. तो अकॉर्डिंगली वो लोग दोनों अकाउंट करेंगे इसको. सो ये सारे कंडीशंस चेक करेगा कौन? ऑब्वियसली लेसर. तो लीज टर्म सब्सटैंशियली कवर्स द लाइफ ऑफ द एसेट. अगर एसेट का लाइफ 10 साल है और आपने 6 साल के लीज पे दिया है, सो ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल लाइफ. कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है, आपका ये फाइनेंस लीज बोला जा सकता है. सेकेंडली, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. ये मैंने थोड़े शॉर्ट में लिखे कंडीशंस. ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप्स एट द एंड ऑफ लीज टर्म. मतलब सर जैसे ही लीज टर्म खत्म हो जाएगा ना, मैं लेसर आपको ओनरशिप फ्री में दे दूंगा, ले लो, रख लो, आपके नाम पे लिख दूंगा. क्योंकि इन द पीरियड ऑफ लीज you are not the registered owner, you are only the beneficiary. You in means lessee. Lessee is only the beneficiary. Registered owner अभी भी मैं ही हूँ, लेसर मेरे नाम पे ही है एसेट भाई, आप सिर्फ यूज़ कर रहे हो. तो जैसे ही 8-10 साल का लीज टर्म खत्म हो जाएगा ना, मैं तुम लोग को एसेट दे दूंगा फ्री में, मैं आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा. करेक्ट? या तो थर्ड ऑप्शन, थर्ड पॉइंट, आई विल गिव यू द ऑप्शन, मीन्स आई विल गिव ऑप्शन टू द लेसी टू बाय द एसेट एट अ प्राइस लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू. मतलब सर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको एसेट की ओनरशिप फ्री में नहीं दूंगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा. आई विल गिव यू एन ऑप्शन टू बाय. अगर आपको खरीदना है तो खरीदो,
और जो प्राइस मैं कोट करूंगा ना, दैट प्राइस विल डेफिनेटली बी लोअर देन द फेयर मार्केट वैल्यू देन। तो जिस टाइम पे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, राइट, उस टाइम पर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उससे सस्ते में आपको एसेट दूंगा, इतना फॉर श्योर है। तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे ना, तो पॉइंट नंबर 2 एंड 3 एक साथ नहीं आएगा। इट कैन आइदर बी पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। मतलब या तो मैं ओनरशिप आपको फ्री में दे दूंगा, या तो फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि आप एसेट को खरीद लो। दोनों साथ में नहीं हो सकता ना। देन पॉइंट नंबर 4, एसेट इज हाईली मॉडिफाइड। मतलब कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एसेट बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है, कस्टमाइज्ड है। तो अगर किसी और को इसे यूज़ करना है ना, तो वो ऐसे यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको फिर मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने एक कार्गो फ्लाइट देखा है, तो कार्गो फ्लाइट में अंदर सीट नहीं होता, कैबिन लगेज रखने का जगह नहीं होता, क्लाइमेट कंट्रोल का वो एसी के ब्लोअर्स वगैरह कुछ भी नहीं होते। पूरा प्लेन वेसल होता है एक, बस आगे कॉकपिट होता है पायलट का, राइट, और उसके उतने 8-10 दरवाजे भी नहीं होते, राइट। पीछे से एक उसका जो बूट स्पेस होता है वो ओपन होने के लिए पूरा फ्लाइट का टेल ओपन होता है और आगे फ्लाइट का नोज ओपन होता है और उसके अंदर से गुड्स को लोड किया जाता है। तो अगर किसी ने एक फ्लाइट को लीज किया है फॉर कार्गो पर्पस और अभी किसी दूसरे पर्सन को वो यूज़ करना है फॉर पैसेंजर पर्पस, तो सर उसको बहुत मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। तो सच टाइप ऑफ एसेट इफ इट इज गिवन अंडर द लीज, इट कैन बी अ फिनेंस लीज। एंड लास्टली, विच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट MLP substantially, that is general rule है greater than 90% covers the initial fair value of the asset। मतलब आप जो MLP, अभी MLP आई होप सबको पता है, मिनिमम लीज पेमेंट्स दैट यू आर गोइंग टू अर्न ओवर द लीज टर्म। सो MLP इज व्हाट, इट इज बेसिकली लीज रेंटल प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, उसका टोटल इज MLP। तो जो फ्यूचर में आपको MLP मिलने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच के लेके आओ, पुल इट टू द प्रेजेंट वैल्यू, and this present value should cover at least 90% of the fair value of the asset at inception. So if these conditions are met, if one of the conditions are met, good to go, it's a finance lease. So sir, generally finance lease में multiple lessees नहीं होते सर। तो लेसर का इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि एसेट को एक लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही लेसी को दे दो और उसके पास से अपना पूरा पैसा रिकवर कर लो विथ इंटरेस्ट। तो आज अगर एक कंपनी 3,000 करोड़ का फ्लाइट खरीद के किसी को लीज पर देता है, तो उसको पता है कि फ्लाइट की लाइफ लगभग 25 to 30 ईयर्स की होती है, तो वो क्या करेगा, 20 साल या 22 साल का लीज कर देगा। तो सर 20-22 साल में ना पूरा 3,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट रिकवर किया जा सकता है। बट आप ही कॉमन सेंस के साथ सोचो, मैंने 3,000 करोड़ का फ्लाइट खरीदा और मैंने आपको 2 साल की लीज पर दिया है, तो सर मैं क्या 2 साल में आपके पास से 3,000 करोड़ विथ इंटरेस्ट रिकवर कर पाऊंगा क्या? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो EMI इतना ज़्यादा होगा, सामने वाला हार्ट अटैक से मर जाएगा। भाई उतना तो धंधा ही नहीं होगा मेरा, पैसा कहाँ से दूँ तेरे को? आप ही सोचो ना, 3,000 को आप डिवाइडेड बाय 24 मंथ्स करोगे विथ इंटरेस्ट, तो आपका महीने का इंस्टॉलमेंट कितने का बैठेगा, राइट? आपका महीने का इंस्टॉलमेंट विल बी सो हाई कि उतना तो रेवेन्यू भी शायद जनरेट नहीं करेंगे। सो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है मालूम है, ऑपरेटिंग लीज, क्योंकि आप उतना पूरा 90% तक का फेयर वैल्यू रिकवर कर ही नहीं पाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा यू विल बी एबल टू रिकवर 5-10% और मे बी 15% ऑफ द टोटल फेयर वैल्यू, तो इट बिकम्स व्हाट, ऑपरेटिंग लीज, राइट? सो ये 5 कंडीशंस एग्जाम में भी पूछा गया था पहले कि व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड टू बी अ फाइनेंस लीज, तो यू हैव टू राइट दीज 5 कंडीशंस, करेक्ट? लेट अस प्रोसीड फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फाइनेंस लीज। तो सर इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्विकली हम रिकैप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। तो सर इन द बुक्स ऑफ लेसी, पहले मैं आपको ये बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। इन द बुक्स ऑफ लेसी वो एसेट दिखाएगा, लीज्ड एसेट, और सामने दिखाएगा लीज पेएबल। लीज्ड एसेट क्यों? सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। तो एसेट जो है वो लेसर के बैलेंस शीट से निकल जाएगा एंड इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ लेसीज बैलेंस शीट, बिकॉज इन सब्सटेंस लेसी इज द ओनर। रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके पास है ना, कंट्रोल उसके पास है, तो जिसके पास कंट्रोल होता है वो एसेट अपने बैलेंस शीट में दिखाता है। अपन ने AS 10 में भी देखा है, करेक्ट? सो द लीज्ड एसेट एंड लीज पेएबल बोथ विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ लेसी, correct, at the same values. Now what is that value? It is lower of present value of MLP or fair value of the asset. So it is lower of present value of MLP or fair value of the asset. 99.9% fair value of the asset printed होता है,
करेक्ट। 0.1% अगर प्रिंटेड नहीं है तो उसको कैसे ढूंढना है आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बट इट इज 99% प्रिंटेड. So you just have to work out what is MLP and then pull it to present value using IRR of the lesser. और MLP भी कैलकुलेशन अभी हम 2 मिनट में देख लेंगे. So present value of MLP or fair value of the asset whichever is lower will be recorded in the balance sheet as the value of leased asset and lease payable. बराबर है. Now what is minimum lease payment? Sir, minimum lease payment is a combination of two things. Lease rental payable, मतलब जो लेसी लेसर को लीज रेंटल पे करेगा वो कंसीडर करना है, प्लस गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू बाय द लेसी और एनी थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ लेसी. GRV, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू. सर ध्यान दीजिएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेसिडुअल वैल्यू. करेक्ट. रेसिडुअल वैल्यू 2 पार्ट में डिवाइड होता है. एक होता है आपका GRV और एक होता है आपका UGRV. नाउ व्हाट इज दिस, ध्यान से समझना. अभी सर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक एसेट है, जब मुझे गाड़ी है मैंने लीज पर दी, तो मैंने लीज पर देने के पहले एक सेकेंड हैंड डीलर को मैंने गाड़ी बताई. मैंने बोला देख भाई ये 10 साल के लीज पे दे रहा हूँ, आफ्टर 10 ईयर्स इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना देगा. तो ही टोल्ड मी दैट सर सी देयर आर 2 सिचुएशन नंबर 1 यू ब्रिंग इट बैक एज अ सेकेंड हैंड कार एंड सिचुएशन नंबर 2 यू ब्रिंग इट बैक एज अ स्क्रैप. बराबर है, मतलब गाड़ी को गाड़ी जैसा लाओगे या तो फिर भंगार जैसा लाओगे. अगर आप गाड़ी को गाड़ी जैसा लाते हो तो मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा. करेक्ट. और अगर आप इसको खराब कंडीशन में ले आते हो, नॉट इन अ गुड कंडीशन, नॉट दैट ग्रेट कंडीशन, मैं आपको से 3 लाख रुपए दे दूंगा. सो अब जो लेसर है उसको डर है कि लेसी मेरा एसेट यूज करेगा. ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर, एंड व्हाट इफ द लेसी इज यूजिंग इट इन अ वर्स्ट कंडीशन, खराब से खराब तरीके से उसको यूज़ करेगा. तो उसको जो ये है क्या बोलते हैं ऑटो डीलर है, उसने कितना पैसा मिनिमम बोला कि 5 लाख रुपए अच्छे कंडीशन में दे दूंगा, और ख़राब से ख़राब कंडीशन में वो 3 लाख रुपए देने को तैयार है, या उससे भी कम देगा. 3 लाख से कम भी हो सकता है. तो हम क्या करेंगे पता है, हम आज लेसी के पास से गारंटी लेंगे कि बेटा यू आर गोइंग टू यूज़ माई एसेट, यू आर गोइंग टू कॉज वेयर एंड टेयर टू द एसेट, सो आई वॉन्ट यू टू गिव मी अ गारंटीड वैल्यू that will be written in the contract. So I have taken a guarantee of 3 lakh rupees from the lessee. Correct. So मुझे 5 लाख टोटल मिलना चाहिए था अगर गाड़ी अच्छे कंडीशन में होती. तो आई एम अज्यूमिंग खराब कंडीशन होगी तो 3 लाख तो मिलना चाहिए कम से कम. तो मैं लेसी को बोलेगा भाई तू 3 लाख मेरे को आज लिख के दे दे, चाहे कुछ भी हो जाए तू 3 लाख देगा मेरे को. बराबर है. तो ऊपर का जो 2 लाख है दैट इज अनगारंटीड. मिला तो मिला, करेक्ट, मिला तो मिला, बट 3 लाख का तो कंफर्म हो गया कि भाई 3 लाख तो कम से कम मिलेगा, गारंटी हो गया. सो नाउ व्हाट विल हैपन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, हम लोग जाएंगे गाड़ी को लेकर वो सेकेंड हैंड कार डीलर के पास. उसने बोला अरे वाओ सर गाड़ी इज इन अ वंडरफुल कंडीशन, आई विल गिव यू फुल 5 लाख रुपीज. अब आपको क्या समझना है कि लेसी ने आपको गारंटी दी कितने की, 3 लाख रुपए की, बट आपको 5 लाख मार्केट से मिल गया थर्ड पार्टी से. अब आप लेसी के पास पैसा नहीं मांगोगे. You are not going to demand the 3 lakh rupees from the lessee. It has been discharged by the car dealer only. So you are not going to again ask it to the lessee. But अगर गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है and you have received only 2 lakh, अब पकड़ो लेसी को. तूने तो 3 लाख रुपए लिख के दिया था, दिया तो खाली 2 लाख सामने वाले रे. अब ऊपर का 1 लाख भर के दे, क्योंकि मुझे गारंटी कितने की दी गई है, 3 लाख की दी गई है ना, कम से कम 3 लाख मिलेगा. मिला कितना, 2 लाख. 1 लाख रुपया ऊपर का कौन भर के देगा, इट इज द लेसी हु विल पे. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू कैलकुलेट MLP, 2 थिंग्स यू हैव टू कंसिडर, लीज रेंटल plus guaranteed residual value. So guaranteed value is always a liability for the lessee. So MLP will be discounted to present value by using the IRR of the lessor. ये मैं आपको already बता चुका हूँ, as the discounting rate, and if IRR is not available they will use IBR. IBR is nothing but incremental borrowing rate of the lessee. देखो सर IRR तो available होता ही है, but if IRR is not available in real life, I am saying if IRR, आपको exam question में IRR will be there, करेक्ट, उसका टेंशन नहीं है. बट इफ IRR in real life is not available, then the lessee will consider IBR, incremental borrowing rate. Incremental borrowing rate is nothing but the rate at which the lessee would have borrowed the same sum of money for the same period from a bank. तो 10 साल का लीज है,
10 लाख की गाड़ी है जिसके लिए मुझे 10 लाख का लोन लेना पड़ता, तो 10 लाख का लोन 10 साल के लिए जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे मिलता वो IBR है, वो आप कंसिडर करो। बात समझ रहे हैं? बट आपको एग्जाम में IRR हमेशा दिया होता है। नाउ व्हाट आर दी सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज दैट वी आर रिक्वायर्ड टू पास? Sir, we are required to pass the first entry when the asset is taken on the finance lease, and the journal entry for it is leased asset account debit to lease payable account. That is the first entry that we have to pass. Then, second entry, whenever you make the payment of the lease, as I already told, there should be a bifurcation for principal and the interest portion. Correct? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का बाइफर्केशन आपको करना है एंड आपके एंट्री में भी वो दिख के आना चाहिए। सो फॉर द प्रिंसिपल एडजस्टमेंट लीज पेएबल अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज लाइबिलिटी सेटल हो रहा है। फिनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो इंटरेस्ट पोर्शन है दैट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस टू बैंक। सो लीज पेएबल अकाउंट डेबिट, फिनेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। अब एग्जाम में अगर आपको सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आता है जहां पर वो बोलता है डू द अकाउंटिंग, तो यू हैव टू जस्ट पास दिस फर्स्ट एंट्री, इट इज इनफ। बट जब वो आपको बोलता है ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरेस्ट, देन यू हैव टू मेक द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, करेक्ट, एंड विद दैट अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल आपको ईयर वाइज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बाइफर्केशन मिलेगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पास दिस एंट्री, बिकॉज विदाउट हैविंग द बाइफर्केशन ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दिस एंट्री कैनॉट बी पास्ड। ये एंट्री पास नहीं हो सकता, करेक्ट, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आप समझो 4 लाख का इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, तो इस 4 लाख के इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना और इंटरेस्ट कितना है, अगर ये पता ही नहीं आपको तो आप ये एंट्री पास नहीं कर सकते, राइट। तो अगर वो पूछा होता है तो यू हैव टू कैलकुलेट इट और एल्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। सो टू कंक्लूड, इन द बुक्स ऑफ लेसी, लीज पेएबल एंड लीज्ड एसेट बोथ विल बी रिकॉर्डेड एट द लोअर ऑफ PV ऑफ MLP और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। MLP का भी कैलकुलेशन मैंने बता दिया, यू हैव टू यूज IRR फॉर डिस्काउंटिंग द MLP टू प्रेजेंट वैल्यू। 99% फेयर वैल्यू एसेट दिया होगा, आपको सिर्फ PV ऑफ MLP वर्कआउट करना है, और अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया है तो उसको कैसे वर्कआउट करना है अब हम सीखेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसर। सो नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ लेसर। नाउ इन द बुक्स ऑफ लेसर वी विल फर्स्ट हैव अ लुक एट द बैलेंस शीट। यहाँ पर एसेट नहीं दिखेगा बिकॉज सब्सटेंस ओवर फॉर्म के चलते हुए एसेट हमारे बैलेंस शीट से निकल गया एंड इट इज गॉन इनटू द बैलेंस शीट ऑफ द लेसी। सो इन द बुक्स ऑफ द लेसर द लीज रिसीवेबल will be recorded at net investment in lease. Now what is this net investment in lease? उसके पहले you have to understand MLP. MLP is having the same meaning as what you did for the lessee. It is lease rental receivable plus guaranteed residual value. बराबर है? But यहाँ पर MLP के अलावा we have to understand some other terms also. देखिए सर, लीज रिसीवेबल शो करना है, करेक्ट, एट नेट इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप ऊपर लेसी को चेक करोगे तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर किया है। देखिए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट भी आज का है, मतलब इट इज प्रेजेंट वैल्यू ओनली, और MLP जो आप फ्यूचर में देने वाले हो उसको भी हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी वैल्यू लेसी अपने बैलेंस शीट में दिखा रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू ही है, करेक्ट। तो सर लेसर भी अपने बुक्स में जो लीज रिसीवेबल दिखाएगा वो भी प्रेजेंट वैल्यू ही रहेगा। But this net investment is nothing but present value. But present value of what? So firstly we have to understand a concept called as gross investment in lease. Gross investment in lease का मतलब मैक्सिमम आपको लीज में कितना पैसा मिलेगा, करेक्ट, मैक्सिमम आपको कितना पैसा लीज में मिलेगा। आप इसको ऐसे बोलो, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको कि एज ऑन द एंड ऑफ द लीज टर्म टोटल हाउ मच यू हैव कलेक्टेड बैक। सो क्या क्या मिलेगा आपको? सर मुझे MLP मिलने वाला है, MLP इज नथिंग बट लीज रेंटल एंड GRV, और इसके अलावा एक और चीज भी मेरे को मिल सकता है दैट इज UGRV। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ MLP एंड UGRV। देन दिस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेटा लॉजिकली इट इज द फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये जो MLP है, ये जो UGRV है आपको अभी नहीं मिलने वाला है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलने वाला है, करेक्ट। तो जब आप इस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू पे पुल करते हो तो आपको मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। सो नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, which is further elaborated as present value of MLP plus
present value of UGRV. Correct? Now, what you have to understand कि मुझे लीज रिसीवेबल को प्रेजेंट वैल्यू बेसिस पर शो करना है. मतलब आई विल शो एट व्हाट नेट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू. बराबर है. अब what you have to understand, the difference between present value and the future value is interest. ये आप लोग ने FM कैपिटल बजटिंग में भी सीखा है कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच का जो फर्क होता है वो इंटरेस्ट होता है. तो आपको क्वेश्चन में ये इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने को आएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. सो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का फॉर्मूला इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस माइनस नेट. करेक्ट? तो आपको पूछेंगे कैलकुलेट द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. तो सर अगर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना है ना तो लॉजिकली यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग. पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालो, फिर नेट इन्वेस्टमेंट निकालो, उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकालो, वो मिलेगा आपको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. राइट? नाउ एक पॉइंट है जो आपको अभी समझना है. नाउ इट्स टाइम दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. लीज रिसीवेबल जो लेसर दिखाने वाला है और लीज पेएबल जो लेसी दिखाने वाला है वो इक्वल नहीं होगा. सर इक्वल नहीं होगा? यस. क्यों नहीं होगा पता है? बिकॉज ऑफ UGRV. अगर आप ध्यान से देखोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट में हमने PV ऑफ MLP प्लस PV ऑफ UGRV ये दोनों को कंसीडर किया है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो PV ऑफ MLP ही लिया जा रहा है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये दोनों मैच नहीं करेंगे अगर UGRV का प्रेजेंस है तो. अगर UGRV है ही नहीं तो मैच हो जाएगा सर, प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर UGRV है तो दोनों मैच नहीं होंगे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी PV ऑफ UGRV ओनली. बात समझ रहे हैं आप? तो बोथ विल नॉट टैली. यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस एंड द डिफरेंस इज एग्जैक्टली ऑफ द PV ऑफ UGRV ओनली. सिंपल मैथमेटिक्स है सर. यहाँ पे आप PV ऑफ MLP ले रहे हो और यहाँ पे आप PV ऑफ MLP तो ले ही रहे हो, उसके साथ आप PV ऑफ UGRV भी ले रहे हो, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, वो छोटा होगा, और दोनों के बीच में फर्क होगा इसका. बात समझ रहे हैं आप? नाउ हैव अ लुक एट द जर्नल एंट्री. द एसेट गिवन अंडर फाइनेंस लीज. सो द एंट्री विल बी व्हाट यू नो, लीज रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे जो बैलेंस शीट पे एसेट में खड़ा होगा, और सामने अपना एसेट विल गो आउट एंड द अमाउंट ऑफ दिस विल बी एग्जैक्टली द सेम. लीज रिसीवेबल और एसेट का वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि एसेट जो है वो आपने अभी अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया विच इज मोस्ट प्रोबेबली द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ओनली. और लीज रिसीवेबल भी एक पॉइंट पे अगर मैं अभी आऊँगा थोड़ी देर में, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, दिस लीज रिसीवेबल दैट यू हैव रिकॉर्डेड विच इज नथिंग बट नेट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ओनली. आऊँगा मैं उसके ऊपर. एंड लीज रेंट रिसीव्ड इज बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल टू फाइनेंस इनकम. राइट? सो दिस इज द जर्नल एंट्री दैट यू आर रिक्वायर्ड टू पास. इसमें भी सेम है सर रूल. अगर आपको ये एंट्री पास करना है तो आपके पास पहले तो जो लीज रेंटल है उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का बाइफर्केशन होना ज़रूरी है. अगर वो बाइफर्केशन आपके पास नहीं है तो आप ये एंट्री पास नहीं कर सकते. तो वो बाइफर्केशन के लिए आपको अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना पड़ेगा. अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है. दैट इज व्हेन यू आर एट IRR, व्हेन यू आर एट IRR, ये आप लोग ने कैपिटल बजटिंग में सीखा है. PV ऑफ आउटफ्लो इज इक्वल टू PV ऑफ इनफ्लोज. राइट? IRR पे यही होता है ना, इनफ्लो इज PV ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू PV ऑफ आउटफ्लो. अब ध्यान से समझना, अगर मैं ये लॉजिक को यहाँ पर कंसिडर करता हूँ बिकॉज वी आर यूजिंग IRR ओवर हियर, तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो क्या है मालूम है? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट. क्योंकि आज आप एसेट खरीदोगे ना सामने वाले को लीज पे देने के लिए, तो यही फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ही आपका आउटफ्लो है. एंड यू नो व्हाट इज द PV ऑफ इनफ्लो? नेट इन्वेस्टमेंट. क्योंकि वही तो पैसा आपको रिटर्न में आने वाला है. बात समझ रहे हैं आप? तो PV ऑफ आउटफ्लो इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एंड PV ऑफ इनफ्लो इज द नेट इन्वेस्टमेंट. सो लॉजिकली स्पीकिंग फेयर वैल्यू एंड नेट इन्वेस्टमेंट आर इक्वल. मैंने आपको बोला था देखो, अगर फेयर वैल्यू नहीं दिया है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ऐसे करोगे कैलकुलेट. फेयर वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नेट इन्वेस्टमेंट. तो नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला आप फेयर वैल्यू के लिए यूज करोगे, क्योंकि दोनों सेम है. तो फॉर्मूला विल बी व्हाट? सेम. PV ऑफ MLP प्लस PV ऑफ UGRV
will also give you the fair value of the asset। तो सर दोनों का फॉर्मूला सेम है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस बार का जो May 24 का क्वेश्चन आया था वो इसी फॉर्मूला के ग्राउंड्स पे आया था, तो ये आपको भूलना नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आया कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, तो ठीक है सर कोई मसला नहीं है, पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी दोनों का टोटल विल गिव मी व्हाट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। बात समझ रहे हैं? तो इससे आपको अब एक और पॉइंट में क्लियर करवाता हूं। पॉइंट ऐसा है कि सर आपने इन द बुक्स ऑफ लेसी देखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट विच एवर इज लोअर। अभी आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, दोनों में से लोअर हमेशा होगा कौन? सर इट विल बी पीवी ऑफ एमएलपी जो लोअर होगा। क्यों? क्योंकि सर फेयर वैल्यू इज व्हाट, इट इज पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। समझ रहे हो? तो सीधी बात है सर, पीवी ऑफ एमएलपी तो छोटा होगा अगर यूजीआरवी की प्रेजेंस है तो, और अगर क्वेश्चन में यूजीआरवी की प्रेजेंस ही नहीं है तो फेयर वैल्यू भी पीवी ऑफ एमएलपी ही होगा। तो इन दैट केस बोथ विल बी इक्वल। बट अगर पीवी ऑफ यूजीआरवी दिया है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो सर, आपको पीवी ऑफ एमएलपी का फिगर ही छोटा मिलेगा और फेयर वैल्यू का फिगर ही बड़ा मिलेगा। तो विच एवर इज लोअर में हमेशा पीवी ऑफ एमएलपी ही लोअर होगा अगर पीवी ऑफ यूजीआरवी अवेलेबल है तो। बट अगर यूजीआरवी अवेलेबल नहीं है बॉस, तो फेयर वैल्यू इज ऑल्सो पीवी ऑफ एमएलपी एंड पीवी ऑफ एमएलपी तो पीवी ऑफ एमएलपी ही है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल। करेक्ट? आई होप आप समझ रहे बात को। अब जो हम लोग ने ये पर्टिकुलर पॉइंट डिस्कस किया है राइट, उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे सो दैट आपको क्या है, एक न्यूमेरिकल आइडिया भी आ जाएगा ऑफ वॉट एवर वी हैव डन। तो यही इसका सिंपल अकाउंटिंग है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रॉपरली समझना है। करेक्ट? तो आपको यही सब चीज़ें ज़्यादा करके पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द बुक्स ऑफ लेसर है तो वो कैलकुलेट द अनअर्न्ड इनकम, या तो फिर वो लोग बोलेंगे कि बुक्स में लीज रिसीवेबल कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करनी है एंड सो ऑन। राइट? हम इसके ऊपर अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस विथ रिस्पेक्ट टू फिनेंस लीज। तो जो थियरी हमने फिनेंस लीज के रिलेटेड किया है इन द बुक्स ऑफ लेसर एंड इन द बुक्स ऑफ लेसी, अब उसका क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व विथ यू गाइस नाउ। जिसमें से पहला क्वेश्चन है प्रकाश लिमिटेड लीज्ड अ मशीन टू बादल लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो प्रकाश ने लीज किया है बादल को, सो प्रकाश जो है वो बन जाता है मेरा लेसर और बादल जो है वो मेरा बन जाता है लेसी। करेक्ट? तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन 28.3 लाख फेयर वैल्यू दिया हुआ है, लीज टर्म दिया हुआ है आपका 5 इयर्स, लीज रेंटल पर एनम है 8 लाख, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू है 1.6, टोटल जो एक्सपेक्ट किया हुआ है रेसिडुअल वैल्यू दैट इज 3 लाख। तो ऑब्वियसली जो मेरा यूजीआरवी है अनगारंटीड वैल्यू है वो आएगा 1.4 लाख का। आईआरआर हमको दिया हुआ है 15%, डिस्काउंटिंग रेट्स फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर आपको इंडिपेंडेंट ईच ईयर का डिस्काउंटिंग रेट भी दिया हुआ है, और मैंने इसका पीवीएफ भी कर लिया विच इज़ 3.3522। एसर्टेन द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो आपको अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना है। आपको याद हो तो हमने इसका फॉर्मूला गो थ्रू किया है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज नथिंग बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। करेक्ट? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द एमएलपी प्लस यूजीआरवी, और जब आप उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हो तो यू गेट योर नेट इन्वेस्टमेंट। बट सर अगर हम आईआरआर पे होते हैं राइट, तो फेयर वैल्यू जो होता है वही तो अपना नेट इन्वेस्टमेंट भी होता है। करेक्ट? मतलब मेरा नेट इन्वेस्टमेंट भी 28.3 लाख है। तो क्या मैं उसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ? एक्चुअली आप लिख तो सकते हो, आंसर तो सेम ही आना है, बट एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी आपका 28.3 लाख ही आएगा। करेक्ट? और रही बात ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द टोटल लीज रेंटल दैट यू गाइज आर गोइंग टू कलेक्ट दैट इज 8 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो 40 लाख रुपया वो हो गया, और गारंटीड और अनगारंटीड वैल्यू विच इज टोटल 3 लाख, तो लॉजिकली स्पीकिंग 43 लाख आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। करेक्ट? और नेट इन्वेस्टमेंट आपका आएगा 28.3 लाख जो हम कैलकुलेट करेंगे। सो उन दोनों का जो डिफरेंस है विल गिव यू व्हाट, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका सोल्यूशन बनाते हैं। ये रहा। चलिए, तो मैंने अपने लिए छोटा सा क्वेश्चन का एक साइड ओपन कर लिया है सो दैट आई कैन सी द क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले सर हम लोग कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट।
So gross investment is nothing but MLP plus UGRV, करेक्ट. और MLP में आता है आपका लीज रेंटल. सो मेरा लीज रेंटल है 8 lakhs into 5 years प्लस 1,60,000 मेरा गारंटीड वैल्यू है, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज माई MLP, प्लस UGRV इज 1,40,000. सो मेरा जो टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है दैट इज अराउंड 43 लाख रुपीज़. ठीक है. अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट विच इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, राइट. तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे सर, 8 लाख रुपीज़ जो है ये अपना कॉमन कैश फ्लोज है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद द क्यूम्युलेटिव फैक्टर PVAF के साथ विच इज़ 3.3522, करेक्ट, प्लस 1,60,000 जो हमारा गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू ये हमको मिलेगा एट द एंड ऑफ 5th ईयर, करेक्ट. तो इसको हम लोग 5th ईयर के डिस्काउंटिंग से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4972. तो ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया विच इज़ PV ऑफ MLP. अब उसके बाद आएगा UGRV, और ये UGRV भी सर आपको एंड ऑफ 5th ईयर में मिलेगा. सो इसको भी हम 4972 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखते हैं आंसर, 8 लाख इंटू 3.3522. सो मेरे को देखिए सेम ही आ रहा है आंसर, 28,30,920. अपने को भी वहाँ पे क्वेश्चन में 28.3 लाख ही प्रिंट किया था, करेक्ट. तो ये अपन ने प्रॉपर निकाल लिया 28,30,920. तो अब लास्ट सिर्फ एक ही चीज़ कैलकुलेट करना है, अनअर्न्ड फिनेंस इनकम. नाउ द अनअर्न्ड फिनेंस इनकम इज नथिंग बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अपना 43 लाख रुपीज़ है, माइनस नेट इन्वेस्टमेंट है 28,30,920. सो 14,69,080 रुपीज़ ये आपका अनअर्न्ड फिनेंस इनकम है. सो इतना सोल्यूशन आपको करना है एंड आपको इसके लिए मिलेंगे टोटल 5 मार्क, करेक्ट. अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. चलिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. यहाँ पर Esquare Private Limited has taken machinery on finance lease from SK Limited. The information is as under. 4 साल का लीज टर्म है. फेयर वैल्यू ऑफ द लीज इज 20 lakhs, करेक्ट, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट. लीज रेंट आपको दिया हुआ है 6,25,000 रुपये का. गारंटीड वैल्यू 1,25,000 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 375. तो सीधी बात है UGRV विल बी 2,50,000. IRR इज गिवन एट 15%. डिस्काउंटिंग रेट्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर आर गिवन इंडिपेंडेंटली एंड क्यूमुलेटिव भी है उसका 2.855. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी एज पर AS19. तो AS19 के हिसाब से अगर आपको लीज लाइबिलिटी निकालनी है तो ऑब्वियसली इट इज इन द बुक्स ऑफ द लेसी. तो इन द बुक्स ऑफ लेसी इट इज लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और PV ऑफ MLP. तो फेयर वैल्यू तो दिया हुआ है 20 लाख, करेक्ट. आपको खाली कैलकुलेट करना है PV ऑफ MLP. और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब UGRV होता है, अनगारंटीड वैल्यू होता है, करेक्ट, तो आपका फेयर वैल्यू ही ज़्यादा आएगा और PV ऑफ MLP कम आएगा, क्योंकि जो फेयर वैल्यू है उसकी फॉर्मूला इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट. और नेट इन्वेस्टमेंट अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया इज PV ऑफ MLP प्लस PV ऑफ UGRV. तो उसमें UGRV भी आता है, करेक्ट. तो दैट इज़ द रीज़न वाई इसमें भी आपको देखने मिलेगा कि PV ऑफ MLP छोटा है और फेयर वैल्यू बड़ा है. सो चलिए इसको क्विकली सॉल्व करते हैं. सो वी आर डूइंग इट in the books of Esquare Private Limited is the lessee. Calculation of lease liability, correct. So your lease liability is the lower of A
fair value of asset और बी पीवी ऑफ एमएलपी। ठीक है, अभी जो फेयर वैल्यू है वो क्वेश्चन में प्रिंटेड है। फेयर वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो 20 लाख रुपए पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, करेक्ट। अब अपन निकालेंगे पीवी ऑफ एमएलपी। तो सर एमएलपी में दो चीज़ आते हैं, एक आता है लीज रेंटल और एक आता है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, तो दोनों को ही प्रेजेंट वैल्यू में करना पड़ेगा। तो इट इज पीवी ऑफ लीज रेंटल्स प्लस पीवी ऑफ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। नाउ कैन आई से आपका जो लीज रेंटल का पेमेंट है दैट इज कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 4 years, तो 6,25,000 कॉमन कांस्टेंट पेमेंट है। तो इसको हम लोग रादर देन इंडिपेंडेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने से हम सीधा उसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे 2.855, तो भी आपको सेम ही आंसर आएगा, ऊपर टाइम बच जाएगा आपका। प्लस गारंटीड वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ 4th ईयर, तो इसको हम 1,25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4th ईयर के फैक्टर से विच इज़ 0.5718, राइट। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, 6,25,000 इंटू 2.855 से 17,84,375 प्लस 1,25,000 इंटू 0.5718, सो दिस इज 71,475। तो इसकी टोटल आ रही है 18,55,850। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी will be equal to rupees 18,55,850 rupees, करेक्ट, बिकॉज पीवी ऑफ एमएलपी आपका लोअर है और फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट हायर एंड पे है, करेक्ट। सो ये दो क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने थे। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स ऑपरेटिंग लीज। ना ऑपरेटिंग लीज का जो इम्पोर्टेंस है एज कंपेयर टू फाइनेंस लीज वो बहुत कम है। चांसेस ऑफ अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज इज प्रीटी लेस, करेक्ट। और इसमें एक खाद ही पेक्यूलर टाइप का क्वेश्चन है जो आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, जिसको मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे करवा भी दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम ऑपरेटिंग लीज की बात करें तो इट इज़ ऑब्वियसली अदर देन फाइनेंस लीज, करेक्ट। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक आपका लेसर और लेसी, करेक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जो दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करेगा वो ये रहेगा कि असेट विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ लेसर, करेक्ट। और यहाँ पे ये पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि लेसी के बुक्स में एसेट नहीं दिखेगा। पॉइंट नंबर 2, लीज रेंटल रिसीव्ड, लीज रेंटल रिसीव्ड इज एन इनकम। मतलब अभी सर मेरे लिए पूरा का पूरा लीज रेंटल इनकम है। रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑपरेटिंग लीज जो है इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता नहीं है, और सेकेंडली यहाँ पर कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है। इन रियल सेंस ये सिर्फ एक लीज है जहाँ पे मैं एज अ लेसर अपने एसेट को राइट ऑफ यूज़ का मैसेज कन्वे कर रहा हूँ लेसी को, उसके बदले में उससे पैसे ले रहा हूँ। जो पैसे मैं उससे ले रहा हूँ पूरा का पूरा मेरा इनकम है, मैं कोई उसके ऊपर फाइनेंशियल मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ जो फाइनेंस लीज में होता है, करेक्ट। सो आई एम नॉट एक्टिंग एज अ फाइनेंसर टू द लेसी एट ऑल, ये कंप्लीटली अलग है। सो लीज रेंटल रिसीव्ड इज एन इनकम, करेक्ट, कॉमा शुड बी recognized to P&L on straight line basis or on the pattern of
or in the pattern of benefit if any, करेक्ट। और अगर हम लेसी की बात करें तो लेसी में भी सर ऐसा ही लॉजिक है, जो लीज रेंटल्स पेएबल है आर एक्सपेंसेस should be recognized to P&L on same straight line basis or in the pattern of benefits derived if any। मतलब सर यहाँ पे आपको क्या समझना है कि जो भी आप लीज रेंटल्स पे कर रहे हो या तो वो इक्वली रिकॉग्नाइज होगा ओवर द पीरियड ऑफ लीज, क्योंकि यहाँ पे जो लीज टर्म होता है वो छोटा होता है, 1 साल 2 साल में भी 3 साल। तो जो भी आप 3 साल में लीज रेंटल दे रहे हो उसको एक इक्वल बेसिस पे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आप रिकॉर्ड करेंगे, या तो फिर अगर कोई पैटर्न अवेलेबल है कि जिस तरह से आप बेनिफिट डिराइव कर रहे हो उस पैटर्न के बेनिफिट पर आपको लीज रेंटल्स को राइट ऑफ करना है, मतलब उसको P&L में चार्ज करना है। तो सर लेसर के लिए तो ऐसा कोई पैटर्न बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज उसके लिए तो जो लीज रेंटल उसको रिसीव हो रहा है वही लॉजिकली उसका पैटर्न हो गया। बट यहाँ पे जो कैश का पैटर्न है वो कंसिडर नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअली क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो लेसर को तो वही बेनिफिट है जो पैसे वो कमा रहा है, तो लेसर के लिए पैटर्न ऑफ बेनिफिट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट स्ट्रेट लाइन बेसिस ही उसको यूज़ किया जाता है। मतलब जो भी उसको 3 साल या 2 साल में रेंट मिल रहा है उसको इक्वली एवरी मंथ डिवाइड करके रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, करेक्ट। बट वही अगर हम लेसी की बात करें तो यहाँ पर पैटर्न ऑफ बेनिफिट अवेलेबल हो सकता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक मशीन को लीज पर लिया है, ठीक है, और उस मशीन से मैं प्रोडक्शन करूँगा, तो जो प्रोडक्शन में करूँगा ना वो मेरा बेनिफिट हो गया। तो प्रोडक्शन के पैटर्न में मेरे को मेरा लीज रेंटल को P&L में चार्ज करना पड़ेगा। बट जब मैं प्रोडक्शन के पैटर्न में चार्ज करूँगा तो ऐसा 110% हो सकता है कि जितना रेंट मैं एक्चुअली पे कर रहा हूँ और जितना रेंट मेरे को डेबिट करने को आ रहा है वो दोनों में डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस को हमें लीज एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर लीज इक्विलाइजेशन रिजर्व अकाउंट ऐसे करके एक अकाउंट में उसको ये करना पड़ेगा, एज अ प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग हमें अकाउंट करना पड़ेगा, एंड दैट विल गेट ऑटोमेटिकली स्क्वायर्ड ऑफ व्हेन द लीज टर्म इज ओवर। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो पॉसिबल है, हो सकता है, वरना बाकी तो इसमें एज सच कुछ आता नहीं है, करेक्ट। तो चलिए वो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं डिटेल अकाउंटिंग, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें। से Y Limited has taken a machine under operating lease for 3 years. Details are as follows. So year 1, 2, 3 लीज रेंट पेएबल फर्स्ट ईयर में 50,000 देना है, सेकेंड ईयर में 75,000 देना है, और थर्ड ईयर में 1,25,000 देना है। ऐसा करके आपको टोटल लीज रेंटल जो है वो 2,50,000 देना है, करेक्ट। देन एक्सपेक्टेड आउटपुट फर्स्ट ईयर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 60,000 यूनिट्स का आउटपुट आएगा, सेकेंड ईयर में कम हो जाएगा टू 40, एंड थर्ड ईयर में वापस 50 रहेगा। सो 1,50,000 हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है, राइट। अभी आपको क्या समझना है कि जो आपका ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, करेक्ट, इसी के प्रपोर्शन में आपके 2.5 लाख के रेंट को 3 साल में डिवाइड किया जाएगा। मतलब जो आपका प्रपोर्शन है 6:4:5, इस 6:4:5 में आप 2,50,000 के रेंट को प्रपोर्शनेटली डिवाइड करोगे, करेक्ट। आपको क्वेश्चन में पूछा है हाउ विल द लीज रेंटल्स बी अकाउंटेड in books of
वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड के बुक्स में आप कैसे अकाउंट करोगे, दैट इज़ व्हाट दे आर आस्किंग, करेक्ट। तो इसका सोल्यूशन हम बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल to be charged to PL, correct? So we have to write the same data again. So year 1, 2, 3, output 60, 40 and 50. Lease rental payable 50, 75 and 125. So ये 1,50,000 है और ये आपका 2,50,000 है, ठीक है। लीज रेंटल charge to PL, then outstanding lease rental, प्रीपेड लीज रेंटल। अब ये रियल सेंस में कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमने पे किया है और जो हम चार्ज करेंगे उसमें फ़र्क आएगा, तो उस फर्क को एज अ प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग हम अकाउंट करेंगे अंडर अ लीज एडजस्टमेंट अकाउंट, करेक्ट। बट ये इन रियल सेंस कोई प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये आपको समझना है। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, सो 1,50,000, 2,50,000। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, सो 2,50,000 इंटू 6/15, तो मेरे को 1,00,000 रुपए का रेंट P&L में चार्ज करना है। कैसे किया मैंने कैलकुलेट, 2,50,000 मेरा रेंट है इंटू 6/15, करेक्ट। तो 2,50,000 इंटू 6/15, 1,00,000 रुपए का रेंट मुझे P&L में डेबिट करना है, करेक्ट। बट जिसके सामने मैंने पे किया है सिर्फ 50,000 रुपये, मतलब मैंने 50,000 कम पे किया हुआ है, तो आई विल हैव टू शो 50,000 एज आउटस्टैंडिंग इन द फर्स्ट ईयर। समझ रहे बात को। फिर जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो इट इज़ 2,50,000 इंटू 4/15। सो सेकेंड ईयर में 2,50,000 इंटू 4/15 मुझे 66,667 चार्ज करना है, करेक्ट। 2,50,000 इंटू 4/15, 66,667 का रेंट मुझे P&L में डेबिट करना है। बट उसके सामने मैंने पेमेंट तो ज़्यादा का किया है, मैंने 8,333 रुपीज़ ज़्यादा पेमेंट किया है, तो जो ज़्यादा पेमेंट किया अब वो क्या बन जाएगा, प्रीपेड, करेक्ट। और लास्ट ईयर में 2,50,000 इंटू 55/15, so this is 83,333 is what I have to charge to P&L, जबकि मैंने पेमेंट किया 1,25,000 का, तो मैंने 41,667 ज़्यादा पेमेंट किया हुआ है, करेक्ट। तो अगर आप आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का टोटल निकालोगे ना, तो एग्जैक्टली देखिए 50,000 आता है। मतलब फर्स्ट ईयर में आप दिखाओगे कि 50,000 आउटस्टैंडिंग है, बट सेकेंड और थर्ड ईयर में जब आप उसको प्रीपेड दिखाओगे तो वो अकाउंट हो जाएगा नलीफाई। मतलब लॉजिकली फर्स्ट ईयर में आपका लीज इक्विलाइजेशन या लीज एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो 50,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, बट सेकेंड और थर्ड ईयर में आप टोटल 50,000 रुपया उसमें डेबिट कर दोगे, मतलब वो अकाउंट हो गया आपका नलीफाई। बात समझ रहे हैं आप। तो मैं 1 साल का आपको जर्नल एंट्री बता देता हूँ, तो उससे आपको आगे के 2 साल का भी आइडिया आ ही जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो मेरे को कितना रेंट डेबिट करना है P&L में, सर मुझे रेंट अकाउंट को डेबिट करना है 1,00,000 रुपये P&L में, ठीक है। अब मैंने सामने पेमेंट कितने का किया हुआ है, सर मैंने पेमेंट करा हुआ है 50,000 रुपये का, तो बाकी का जो पैसा है वो लीज एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। सो ये जो लीज एडजस्टमेंट अकाउंट है ये कोई रियल सेंस में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड नहीं है, ये सिर्फ मैचिंग कंसेप्ट का नतीजा है।
क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपेंडिचर को अपने बेनिफिट के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे 60,000 यूनिट्स का आउटपुट का बेनिफिट मिला है, करेक्ट। तो उतना ही बेनिफिट का जो सामने करस्पॉन्डिंग रेंट एक्सपेंडिचर है उतना ही P&L में डेबिट होना चाहिए। उसके लिए मेरा ये रेंट एडजस्टमेंट अकाउंट जो है या लीज एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सामने हम लोग बना रहे हैं, वरना इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। बट जब वही आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे तो आपका एंट्री कैसे बनेगा, आप रेंट अकाउंट को डेबिट करोगे 66,667 से, करेक्ट। अब लीज एडजस्टमेंट प्रीपेड हो गया तो लीज एडजस्टमेंट भी 8,333 से डेबिट होगा और सामने आप लोग बैंक से 75,000 रुपये क्रेडिट कर दोगे। और ऐसे ही आपका थर्ड ईयर का एंट्री भी बनेगा और जब आप 3 साल का लीज एडजस्टमेंट का बैलेंस निकालोगे तो वो जीरो आ जाएगा एंड इट हैज़ टू बिकम जीरो। वो जीरो आएगा तो ही आपका टैली हो जाएगा, वरना टैली नहीं होगा, राइट। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया तो आने की प्रोबेबिलिटी है ऑपरेटिंग लीज से, वरना ऐसा ऑपरेटिंग लीज से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। फिर आपको उसमें थियोरी क्वेश्चन ही आ सकता है, करेक्ट, MCQs जैसे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सेल एंड लीज बैक। तो सर ये सेल एंड लीज बैक में होता क्या, ध्यान दीजिएगा। ये मिस्टर ए है, उसने असेट बेचा बी को, ठीक है, और बी ने वापस घुमाकर असेट लीज्ड बैक टू ए। तो सर आपके दिमाग में आया होगा ए ने बी को एसेट बेचा क्यों, जब उसको वापस लीज पर ही लेना था। सर पैसे का ज़रूरत है, आज ए को पैसों की ज़रूरत है, तो उसने क्या सोचा, अपना एसेट एक ऐसे बंदे को बेच देते हैं जो उस एसेट को वापस अपने को लीज पे देने को तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या, अपने को पैसा भी मिल जाएगा प्लस अपने को एसेट भी मिल रहा है यूज़ करने के लिए, जिसका हम लोग ईयरली रेंटल दे देंगे। तो रेंट देना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, करेक्ट। तो वो लोग रेंट दे देंगे तो मसला ख़त्म हो गया, राइट। तो सर ऐसे ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है सेल एंड लीज बैक। तो सर क्या इसका जो लीज अकाउंटिंग है वो अलग होता है? बिल्कुल भी नहीं, इसका लीज अकाउंटिंग इज एग्जैक्टली सेम जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। तो फिर सर यहाँ पे हम फिर क्या सीख रहे हैं, नया क्या है इसमें? सर नया ये है कि जब ए ने बी को एसेट बेचा तो ए को उस पर कुछ तो प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। यस सर, डेफिनेटली हुआ होगा। उस प्रॉफिट या लॉस की ट्रीटमेंट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सर बट एसेट जब बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस तो AS10 में कवर होता है ना। एग्जैक्टली, बट AS10 के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपने सेल एंड लीज बैक के नाम पर एसेट बेचा है तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रीटमेंट है वो AS19 बताएगा, AS10 साइलेंट रहेगा, राइट। तो यहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। बिकॉज जो लीजिंग है वो सेम है, तो वो हम वापस नहीं सीख रहे हैं। हमें सिर्फ सीखना है कि जब ए ने बी को एसेट बेचा तो ए को प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो वो प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, करेक्ट। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लीज बैक, कि कैसा लीज हो रहा है सर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर ऑपरेटिंग लीज है तो ट्रीटमेंट अलग है, फाइनेंस लीज है तो ट्रीटमेंट अलग है, करेक्ट। तो अज्यूम करते हैं पहला वाला कि लीज बैक इज अ फाइनेंस लीज। तो सर ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्टैंडर्ड इसमें क्या बोलता है कि अगर आपका जो लीज बैक है वो एक फाइनेंस लीज है तो एनी प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग इन द बुक्स ऑफ द सेलर विल बी डेफर्ड, करेक्ट, विल बी डेफर्ड ओवर द लीज टर्म इन द सेम प्रपोर्शन ऑफ डेप्रीसिएशन चार्ज्ड ऑन द एसेट। क्योंकि फाइनेंस लीज है तो डेप्रीसिएशन वापस सेलर जो है मिस्टर ए वही वापस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएगा। तो स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, उस डेप्रीसिएशन के सामने आप इस प्रॉफिट लॉस को मैच कर दो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इट इज़ वेरी सिंपल, एनी गेन और लॉस अराइजिंग ऑन सेल ऑफ असेट shall be deferred over the lease term deferred over the lease term
in the same proportion of depreciation charged on asset. सेम प्रपोर्शन ऑफ डिप्रीसिएशन चार्ज ऑन दी असेट। तो सर इसमें बस इतना ही है आपका जो ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए इसके ऊपर कभी ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते नहीं, क्योंकि क्या अगर आपने फाइनेंस लीज में वापस लिया है तो आपको क्या करना है, जो भी प्रॉफिट या लॉस है उसको डेफर करना है। करेक्ट, मतलब समझो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो पहले पूरा का पूरा प्रॉफिट का फिगर उठा के लाइबिलिटी साइड पर डाल दो। करेक्ट, सेम डीजीजी के जैसा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जैसा, उठा के लाइबिलिटी में डालो और उसमें से हर साल थोड़ा थोड़ा उठा के P&L के क्रेडिट में डालो। और वो थोड़ा थोड़ा कितना डालेंगे, इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। तो अगर आप अपने एसेट के ऊपर 10% WDV का डेप्रीसिएशन लगा रहे हो तो ये आपका डेफरमेंट भी 10% WDV पे ही होगा, और लॉस रहेगा तो एसेट में डाल दो और फिर हर साल थोड़ा थोड़ा उठा के P&L के डेबिट में डाल देना, बस बात खत्म हो गई। तो ये आपको फिनेंस लीज पे तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपको आएगा वो ऑपरेटिंग लीज पर आएगा। या सो अंडर ऑपरेटिंग लीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है यहाँ पर, तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, इट इज़ सिंपल। नाउ सी, व्हेन द एसेट इज सोल्ड एंड इट इज़ लीज्ड बैक अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ने जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का जो तरीका दिया है वो थोड़ा सा अलग है। अलग एज इन, इसमें जनरली अभी अगर हमने को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी असेट के बुक वैल्यू को उसके सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं। करेक्ट, बुक वैल्यू मतलब WDV को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं और हम लोग बोलते हैं कि अगर WDV छोटा है सेलिंग प्राइस बड़ा है तो प्रॉफिट हो गया, और अगर WDV बड़ा है सेलिंग प्राइस छोटा है तो हम लोग बोलते हैं लॉस हो गया। करेक्ट, तो जनरल तो वही ट्रीटमेंट है, बट यहाँ पर इन दोनों के बीच में फेयर वैल्यू को डाल दिया गया है। मतलब स्टैंडर्ड है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है पता है, यहाँ पर एक चीज पता करने की कोशिश कर रहा है कि बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस, करेक्ट, इन दोनों के बीच में फेयर वैल्यू को डालकर वो ये देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपने प्रोडक्ट को फेयर वैल्यू से ज्यादा या कम में बेचा है क्या, एंड अकॉर्डिंगली वो प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रीटमेंट बता रहा है। मतलब आपको पहले क्या करना है, आपको पहले कंपेयर करना है बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू को। करेक्ट, मतलब आपको पहले अपने एसेट को फेयर वैल्यू पर ले आना है एंड यू हैव टू कंपेयर द वैल्यूज, यू हैव टू कंपेयर द बुक वैल्यूज एंड फेयर वैल्यूज, और उसके बीच में जो भी प्रॉफिट या लॉस है पहले उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो आपका एसेट पहुंच गया अभी फेयर वैल्यू पे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फेयर वैल्यू टू सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना है, और अब सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज अगेन प्रॉफिट और लॉस। करेक्ट, बट दिस टाइम दिस प्रॉफिट और लॉस इज नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल। इसको नॉर्मल नहीं माना जाता, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है अगर आप उसको उसके फेयर वैल्यू से कम या ज्यादा पे बेच रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कुछ और ट्रांजैक्शन हिडन है। क्योंकि कौन ऐसा होगा ना जो लाइक पूरा मार्केट अगर उसको 50 रुपया उसके एसेट को देने को तैयार है विच इज द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, बट आप या तो 50 से ज्यादा या तो 50 से कम में बेच रहे हो, तो ऐसा क्यों आप कर रहे हो। करेक्ट, तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या है, उसका प्रॉफिट का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग दे रहा है। तो फर्स्ट व्हाट यू विल कंपेयर, you will first compare book value and fair value. You will first compare book value and fair value, right? और इसमें आपको 3 possibilities आएगा कि आपका book value will be exactly equal to fair value. Correct? इसका मतलब no profit, no loss हो सकता है। Correct? देन ऐसा भी हो सकता है कि द बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू। तो आपकी बुक वैल्यू बड़ी है, फेयर वैल्यू छोटा है, तो इसका मतलब आपको लॉस हो गया। करेक्ट, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे इमीडिएटली, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली टू P&L। और अगर आप थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाओगे ना तो ये कौन सा वाला लॉस है पता है, इंपेयरमेंट लॉस। व्हेन द कैरिंग वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, द डिफरेंस इज व्हाट, इंपेयरमेंट लॉस। तो ये लॉजिकली एक इंपेयरमेंट लॉस है जिसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होता है। एंड थर्डली, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से बड़ा है, सो ऑब्वियसली इट्स अ गेन, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इमीडिएटली।
करेक्ट, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली टू पी एंड एल। तो जब आप बुक वैल्यू टू फेयर वैल्यू कंपेयर करते हो और उसमें आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है वो आपको इमीडिएट बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, करेक्ट। और आप जैसे ही इन दोनों को कंपेयर कर लेते हो और उसका प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी है वो रिकॉर्ड करते हो, अभी लॉजिकली आपका एसेट फेयर वैल्यू पे खड़ा है। अब आपको देखना है कि मेरा जो एसेट फेयर वैल्यू है उससे ज्यादा पे या कम पे बिक रहा है क्या, करेक्ट। तो नाउ आफ्टर कंपेयरिंग द बुक वैल्यू एंड फेयर वैल्यू, नाउ सेकेंडली we will compare fair value and selling price। अब जब आप fair value and selling price को कंपेयर करोगे तो यहां पर वापस से यही तीन पॉसिबिलिटीज आएगा कि योर बुक वैल्यू इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, योर फेयर वैल्यू इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब सर आपका मार्केट में जितना फेयर वैल्यू चल रहा है आपने उतने पे ही बेच दिया, मतलब आपका एकदम जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, इसमें और कोई हिडन ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन हो गया, ठीक है। बट अब इसमें ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि फेयर वैल्यू बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है। मतलब सर पूरी मार्केट आपको 50 रुपए देने को तैयार है, फिर भी आपने एक बंदे को 43 में एसेट बेच दिया, मतलब आपने 7 रुपया उसको सस्ता बेचा। तो सर आपने 7 रुपया सस्ता क्यों बेचा उसको? ऐसा क्या आन पड़ गया कि आपको जब पूरी मार्केट 50 रुपए देने को तैयार है फिर भी आपने सामने वाले को 43 में बेच दिया? ऐसा क्यों किया आपने? तो सर देखो इसमें ना क्या लॉजिक हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे को है ना शायद आज 43 रुपीज़ का ही ज़रूरत है, माना मेरे को मालूम है एसेट 50 का है और मुझे आज खाली 43 का ज़रूरत है। तो मैंने सामने वाले बायर को क्या बोला, देख मैं तेरे को आज एसेट सस्ते में बेचता हूँ, 50 की एसेट है, तेरे को भी मालूम है मेरे को भी मालूम है, मैं तेरे को 43 में देता हूँ। मतलब मैंने तेरे को 7 रुपये का बेनिफिट पास ऑन किया, करेक्ट। अब तू मेरे को रिटर्न में वो बेनिफिट बैक पास ऑन कर। सर रिटर्न में कैसे वो बेनिफिट वापस करेगा? सर मेरे को है ना लीज सस्ते में दे देना। मतलब अगर मार्केट में ऐसे एसेट का ईयरली लीज रेंटल फॉर एग्जांपल 10 रुपये, तो उसको बोलने का तू 10 मत लगा, तू मेरे से 8 रुपया ले। तो ऐसा दो रुपया मेरा 3-4 साल तक तू बचा दे। तो जो मैंने तेरे को आज सेविंग्स दिया, रिटर्न्स में तू मेरे को सेविंग्स दे दे इन द फॉर्म ऑफ लोअर लीज पेमेंट्स, राइट। ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि अगर आपको आज आप ऑब्वियसली एसेट सस्ते में बेच रहे हो तो इसके लिए आपको लॉस हो रहा है, करेक्ट। तो ये लॉस का 2 ट्रीटमेंट है। कितना ट्रीटमेंट है? 2 ट्रीटमेंट है इसका, करेक्ट। और वो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको फ्यूचर में लीज सस्ते पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो पहला पॉइंट वो क्या बोलता है कि अगर आपको फ्यूचर में लीज सस्ते में मिल रहा है तो आप इस लॉस को डेफर करो ओवर द लीज टर्म। मतलब इधर लीज का बेनिफिट, लीज सस्ते में मिल रहा है, वो बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट के सामने इस लॉस को आप P&L में राइट ऑफ करो, मैच हो गया। बट अगर समझो आपको सामने ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सामने आपको लीज सस्ते में नहीं मिला, तो ऐसे केस में स्टैंडर्ड बोलता है पूरा का पूरा लॉस P&L में चार्ज कर दो और कहानी खत्म करो। सो इफ लॉस compensated by future lease payments below fair value, comma, defer the loss over lease term, लॉस को डेफर करो। और पॉइंट नंबर बी, इफ लॉस इज नॉट कंपेंसेटेड, मतलब आपको लीज सस्ते में नहीं मिल रहा तो आपका लॉस जो आज बेयर किया वो कंपेंसेट हो ही नहीं रहा आपको। सो इफ लॉस नॉट कंपेंसेटेड, कॉमा, रिकॉग्नाइज टू P&L इमीडिएटली, तो ताबड़तोब P&L में लॉस डेबिट करो, कहानी खत्म करो, करेक्ट। एंड थर्डली, आपने फेयर वैल्यू से ज्यादा पे बेच दिया, मतलब आपने महंगा बेचा, करेक्ट। मतलब ऐसा हो सकता है कि आज आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो आपने बोला भाई मैं तेरे को आज मालूम है मुझे कि 50 का एसेट है, मैं तेरे को 60 में बेचता हूँ, तो आज मेरे को 10 रुपया ज़्यादा दे दे और उसके बदले मैं तेरे को कल लीज ज़्यादा दे दूंगा, पॉसिबल है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जब आप फेयर वैल्यू से ज़्यादा पे बेच रहे हो ना, तो जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट है और ये एबनॉर्मल प्रॉफिट शुड बी डेफर्ड ओवर द लीज टर्म। सो यहाँ पे आपको गेन ही हो रहा है, बट स्टैंडर्ड बोलता है ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। तो इसको क्या करना है? डेफर करना है ओवर द लीज टर्म,
तो अगर आपका 3 साल का लीज है, करेक्ट, और समझो आपको 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो आप 6 रुपये को 3 साल में डिवाइड करो, दो रुपया करके P&L के क्रेडिट में डाल दो, राइट। तो ये आपको ऐसे इसको याद रखना है। अब इसका मैं कुछ आपको 1-2 एग्जाम्पल बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन में आपको 99.9% ऑपरेटिंग लीज ही आएगा। तो वो लोग क्या करेंगे मालूम है, एग्जाम में आपको बुक वैल्यू बताएंगे, आपको फेयर वैल्यू बताएंगे और आपको सेलिंग प्राइस बताएंगे, और ऐसे 3-4 अलग अलग सिचुएशंस देंगे वो लोग। तो आप क्या करो मालूम है, ऐसे एक वर्किंग नोट बना लो, बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू और सेलिंग प्राइस करके। समझो क्वेश्चन ने बोला है एसेट का बुक वैल्यू 40 रुपया है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 43 और आपने उसको बेचा है 45 में। तो आपको हमेशा याद रखना है, फर्स्ट यू विल ऑलवेज कंपेयर बुक वैल्यू टू फेयर वैल्यू। अब आप देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू बड़ा है, बुक वैल्यू छोटा है, मतलब आपको 3 रुपए का गेन हो गया, करेक्ट। आप इसको P&L में डालो ताबड़तोड़। फिर उसके बाद आपको 43 to 45 कंपेयर करना है, और यहाँ पे आप बोलोगे कि सर मुझे 2 रुपए का गेन हुआ है, और ये नॉर्मल गेन नहीं है, इसको आप करोगे डेफर ओवर लीज टर्म। तो आपका जितना भी टर्म है लीज का उसमें डेफर करो इसको, कहानी खत्म, करेक्ट। समझो सेकेंड एग्जाम्पल, बुक वैल्यू 40 रुपीज़ है, फेयर वैल्यू 38 है, बेचा आपने 41 में। सो अब आप पहले कंपेयर करोगे बुक वैल्यू टू फेयर वैल्यू, इस बार बुक वैल्यू बड़ा है, तो आपको यहाँ पे हो रहा है 2 रुपए का लॉस, ये आप P&L में इमीडिएटली डालो, कहानी खत्म। अब जो 38 का एसेट है आपने बेचा कितने में, उसको 41 में, मतलब आपको 3 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, ये आपका गेन हो गया, इसको आप डेफर करो ओवर लीजर टर्म, ठीक है। देन थर्ड एग्जांपल, बुक वैल्यू 40 है, फेयर वैल्यू 42 है, बेचा 39 में। तो अभी बुक वैल्यू टू फेयर वैल्यू आपको 2 रुपए का यहाँ पर गेन हो रहा है, इसको आप P&L में डालो। बट अभी जो 42 का एसेट है बेचा तो उसको 39 में, तो यहाँ पे आपको 3 रुपए का लॉस है। अब इसके 2 ट्रीटमेंट है, या तो ये डेफर होगा या तो ये P&L में इमीडिएटली जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वेदर आपका लॉस फ्यूचर में सस्ते लीज से कंपेंसेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन उसका नहीं दिया है तो दोनों ओपिनियन लिख देना। मतलब इफ द लॉस इज कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज पेमेंट एट बिलो द फेयर वैल्यू, डेफर इट ओवर द लीज टर्म, और एल्स राइट ऑफ टू P&L इमीडिएटली, ऐसा ड्यूअल ओपिनियन दे देना, करेक्ट। तो दिस इज योर कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू सेल एंड लीज बैक, करेक्ट। और इससे हम हमारा जो लीज का जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करते हैं। और एक आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि एग्जाम के पहले आप इसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एक बार एग्जाम में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूछा जा चुका है, प्लस RTP में भी उन्होंने डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूछा है। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस उसको 1-2 बारी पढ़ के याद रख लेना। अगर आ गया एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो आपको एज इट इज लिखना है। सो विद दिस वी विल कंक्लूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। थैंक यू वेरी मच।